नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसा लेख है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जी। शीर्षक है यहूदी समाज की तरक्की और हमारी पसमानदगी का सबब। और इसे लिखा है अब्दुल्ला मंसूर ने। हाँ, pasmandademocracy.com पर ये लेख है। और इसमें कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं, ऐसी तुलना की गई है जो शायद थोड़ी असहज लगे। बिल्कुल। एक तरफ यहूदी समुदाय है जिसने इतिहास में भयानक मुश्किलें झेली, लेकिन आज विज्ञान, शिक्षा कई क्षेत्रों में बहुत आगे है। जी हाँ। दूसरी तरफ लेखक मुस्लिम समाज, खासकर पसमानदा तबके के पिछड़ेपन पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी भी समुदाय को कम या ज्यादा बताना नहीं है, न ही किसी का पक्ष लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस अब्दुल्ला मंसूर के इस लेख में दिए गए तर्कों, उनके नजरिए और जिन ऐतिहासिक बातों का वो जिक्र करते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। लेखक कैसे शिक्षा, सवाल पूछने की हिम्मत, इतिहास के अनुभव और मुस्लिम समाज के अंदरूनी ताने बाने, खासकर वो अशरफ पसमानदा का फर्क, उसको इस अंतर की वजह मानते हैं। इसी पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर खोलते हैं इस लेख की परतें और देखते हैं कि लेखक हमें किन विचारों से रूबरू करा रहे हैं। जी। शुरुआती एक बड़े सवाल से होती है कि भाई ये यहूदी लोग आखिर इतने आगे कैसे बढ़ गए। हाँ। और लेखक फौरन बताते हैं कि हम मुसलमानों में इसका आम जवाब क्या होता है। क्या होता है? कि भाई अमेरिका उनका साथ देता है, मीडिया उनके कब्जे में है, सारी दुनिया ही उनके इशारों पर नाचती है और हम बेचारे तो मजलूम हैं, हर तरफ साजिशों का शिकार। हाँ, ये बहुत आम धारणा है और लेखक इसी सोच पर उंगली उठाते हैं। अच्छा। वो पूछते हैं कि क्या वाकई कोई समुदाय सिर्फ बाहरी मदद या दुनिया भर की साजिशों के बल पर इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। दुनिया में यहूदियों की आबादी बहुत थोड़ी है, करीब 1.5 करोड़ ही। लेकिन अगर नोबेल प्राइज विजेताओं की लिस्ट देखें तो साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, हर फील्ड में उनकी मौजूदगी हैरान करती है। आइंस्टाइन से लेकर सिगमंड फ्रॉयड, जोनास सॉक, कितने ही नाम हैं। सही बात है। तो लेखक सवाल करते हैं, क्या ये सब भी सिर्फ साजिश है? यहीं पर लेखक अपनी सबसे बड़ी दलील पेश करते हैं कि यहूदियों ने असल में शिक्षा को अपना हथियार बनाया। जी हाँ। वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने हर नई चीज को सिरे से हराम कहकर नकार दिया, या लड़कियों की पढ़ाई को कोई बाहरी साजिश करार दिया? क्या रिसर्च सेंटर खोलने के बजाय सिर्फ मदरसे खोले गए, या साइंस लैब की जगह सिर्फ बहस के अड्डे बनाए गए? लेखक के मुताबिक उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल। और ये तब जब उन्होंने इतिहास में भयानक जुल्म सहे हैं। हाँ। मध्ययुगीन यूरोप में उन पर ईसा मसीह की मौत का झूठा इल्जाम लगा, उन्हें शहरों से बाहर घेटों में रहने पर मजबूर किया गया। उन बार बार हिंसक हमले हुए जिन्हें पोग्रोम कहते हैं, और 20वीं सदी में तो हॉलोकॉस्ट जैसा नरसंहार हुआ। बाप रे। लेखक कहते हैं कि इन सब के बावजूद उन्होंने रोना धोना करने की जगह किताबें उठाई। अच्छा। सवाल पूछने को बुरा या समाज में फितना फैलाना नहीं माना, बल्कि जरूरी समझा। ये बड़ी बात है। लेख हमें याद दिलाता है कि मध्ययुगीन यूरोप में उनके साथ कैसा सुलूक होता था। जी। समाज से बिल्कुल अलग थलग, खेती जैसे आम काम या कई तरह के व्यापार करने पर पाबंदी। हाँ, तो तब उन्होंने उन कामों में जगह बनाई जो ईसाई धर्म में मतलब थोड़े वर्जित थे, जैसे सूद पर पैसा देना या साहूकारी। अच्छा। और साथ ही सुनार या दर्जी जैसे दस्तकारी के कामों में हुनर हासिल किया। हाँ, और इसके नतीजे भी देखिए दो तरफा हुए। एक तरफ साहूकारी की वजह से उनकी छवि ऐसी बनी कि ये लोग चालाक होते हैं, लालची होते हैं। हाँ, ये स्टीरियोटाइप तो सुना है। बिल्कुल। इससे तनाव बढ़ा, नफरत फैली और कई बार कर्ज से छुटकारा पाने या सिर्फ नफरत की वजह से उनकी बस्तियों पर हमले, पोग्रोम हुए। लेकिन दूसरी तरफ जब रोजगार के आम दरवाजे बंद हुए तो उन्होंने शिक्षा, इंजीनियरिंग, साइंस जैसे नए उभरते रास्तों पर ध्यान देना शुरू किया। अच्छा। यानी समाज ने रास्ते बंद किए तो उन्होंने ज्ञान और हुनर की नई खिड़कियां खोल ली। एक तरह से मजबूरी में ही सही, पर ध्यान शिक्षा और नए हुनर पर गया। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में हवा बदली। जी हाँ। फ्रांस ने सबसे पहले यहूदियों को बराबरी के नागरिक अधिकार दिए। बाद में ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने भी यही रास्ता अपनाया। और लेखक बताते हैं कि इसी दौरान हस्कला यानी यहूदी समाज में एक नई सोच, एक जागृति की लहर आई। हस्कला? हाँ, मतलब प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ साइंस और फिलॉसफी को भी अहमियत देना शुरू किया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प किस्सा लेखक सुनाते हैं, बारूच स्पिनोजा का। हाँ, स्पिनोजा 17वीं सदी के बड़े यहूदी दार्शनिक थे वो। उन्होंने अपने ही धर्म की कुछ बातों पर, कुछ रस्मों पर गहरे सवाल उठा दिए। और नतीजा?
उनके अपने ही समाज ने उन्हें बाहर निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। ओह, लेकिन वक्त बदला और आगे चलकर वही स्पिनोजा तर्क, विवेक और आधुनिक सोच के मिसाल बन गए। हाँ, ये तो कमाल की बात है। और कमाल की बात ये है, जैसा लेखक बताते हैं, कि यहूदी समाज ने अपनी उस गलती से सीखा। अच्छा, कैसे? उन्हें समझ आया कि सवालों को दबाने से सोच मर जाती है, तरक्की रुक जाती है। आज वही समाज स्पिनोजा के नाम पर रिसर्च के लिए फंड देता है, अवार्ड देता है और मानता है कि हाँ, हमसे उस जमाने में गलती हुई थी। वाह, ये तो बड़ी बात है, अपनी गलती मानना और उसे सीखना। और यही लेखक एक तीखा सवाल दागते हैं, क्या हमने यानी मुस्लिम समाज ने कभी ऐसा किया है? क्या हमने अपने उन सोचने वालों, सुधार की बात करने वालों को इज्जत दी जिन्होंने बनी बनाई लीक पर सवाल उठाए? ये तो सोचने वाला सवाल है। लेखक का मानना है कि हमारे यहाँ तो अक्सर सवाल उठाने वाले को फितना परवर या दीन का दुश्मन कहकर चुप करा दिया जाता है, या कभी कभी तो सजा भी मिलती है। तो अब लेखक मुस्लिम समाज की तरफ आते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ साइंटिफिक सोच उस तरह क्यों नहीं पनपी? हाँ, जबकि हमारा अपना इतिहास गवाह है कि शुरुआती इस्लामी दौर में, खासकर बगदाद का बैतुल हिकमा तो ज्ञान विज्ञान का गढ़ था। बिल्कुल, वो तो स्वर्ण युग था एक तरह से। गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, हर चीज में कमाल का काम हो रहा था। तो फिर 13वीं सदी के बाद ये सिलसिला धीमा क्यों पड़ गया? लेखक इसके पीछे कई वजह गिनाते हैं। पहली, वो मानते हैं कि सोच में बदलाव आया। कैसा बदलाव? धीरे धीरे मुस्लिम समाज में किस्मत और तकदीर पर जोर बहुत बढ़ गया। अशअरी सोच का असर बढ़ा, जिसमें माना जाता है कि दुनिया में पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिलता और इंसान के हाथ में कुछ खास नहीं। अच्छा। लेखक के मुताबिक इस सोच ने कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट को समझने की वैज्ञानिक कोशिश को कमजोर किया। जब हर चीज को सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी मान लिया जाए तो फिर रिसर्च क्यों करें, है ना? हाँ, मतलब कुदरत के नियमों को जानने या साइंस में रिसर्च करने की जरूरत कम महसूस होती है। और दूसरी वजह बताई गई है तालीम के तरीके में बदलाव। लेखक का कहना है कि धीरे धीरे सारा जोर मजहबी तालीम पर सिमट गया। अच्छा। और दुनियावी पढ़ाई, खासकर साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पीछे छूट गए। इससे बच्चों में सवाल पूछने, तर्क करने और चीजों को खोज निकालने की दिलचस्पी कम होती गई। तो जब यूरोप में साइंटिफिक क्रांति आ रही थी, मुस्लिम दुनिया में लेखक के मुताबिक तालीम और साइंटिफिक सोच के मामले में हम पिछड़ते चले गए। और कोई कारण? तीसरा कारण है सियासी और सामाजिक माहौल। लेखक का तर्क है कि कई मुस्लिम मुल्कों में बादशाहत और मजहबी नेताओं के गठजोड़ ने आजाद सोच और नए ख्यालों को पनपने नहीं दिया। मतलब माहौल ही ऐसा नहीं था। मुझे कैसे फल फूल सकती हैं? लेखक एक मिसाल देते हैं कि कैसे सवाल पूछने पर हौसला अफजाई के बजाय डांट मिलती है। हाँ, क्या मिसाल है? वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पूछ ले कि भाई हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो अपना कारोबार खुद संभालती थीं, तो आज हमारी बहन बेटियों को ऑफिस जाने या नौकरी करने से क्यों मना किया जाता है? हाँ। तो जवाब में अक्सर गुस्सा ही मिलता है, या कभी कभी तो फतवा भी आ जाता है। हाँ, ये रवैया तो देखा जाता है कई जगह। नई चीजों और टेक्नोलॉजी के प्रति रवैये पर भी लेखक सवाल उठाते हैं। जैसे कहते हैं कि आज भी कई मुस्लिम समाजों में लड़कियों का कॉलेज जाना एक मसला बना हुआ है। कोई लड़की बैंक में नौकरी कर ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। हाँ, क्योंकि सूद का मसला है। जी, क्योंकि बैंक का काम सूद यानी ब्याज पर चलता है, जिसे हराम कहा जाता है। लेखक याद दिलाते हैं कि 90s और 2000s तक तो कई घरों में टीवी रखना भी गुनाह माना जाता था। अरे हाँ। मोबाइल, इंटरनेट जैसी नई चीजों पर भी हमेशा शक की नजर रही। लेखक एक बड़ा फर्क दिखाते हैं। क्या? कि जहां इजराइल का बच्चा साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स सीख रहा है, वहीं हमारे यहाँ उसी उम्र का बच्चा शायद डिजिटल तस्बीह ढूंढ रहा होता है। ये तो तीखी टिप्पणी है तो तालीम को देखने के नजरिए में भी लेखक को बड़ा फर्क नजर आता है। क्या फर्क बताते हैं वो? उनके मुताबिक यहूदी तालीम में रटने के बजाय सोचने, बहस करने, एक्सपेरिमेंट करने पर जोर है। मॉडर्न साइंस उनके सिलेबस का जरूरी हिस्सा है। और मुस्लिम समाज में? दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में, जैसा लेखक बताते हैं, तालीम को अक्सर दुनिया को सिर्फ एक इम्तिहान मानने, असली कामयाबी आखिरत में ढूंढने, मजहबी रिवायतों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने और मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी से थोड़ा परहेज रखने से जोड़कर देखा जाता है। कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे बेटियों को ऊंची पढ़ाई के लिए बाहर भेजना यहूदी साजिश बन जाता है। सच में? हाँ, या पाकिस्तान जैसे मुल्क में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 साल करने की बात हो तो हंगामा मच जाता है कि ये शरीयत में दखल है। सेक्युलरिज्म को तो अक्सर गाली समझा जाता है। लेखक को अफसोस है कि जब दुनिया क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात कर रही है,
हम अब भी इसी बहस में फंसे हैं कि कौन सा मोबाइल ऐप हलाल है और कौन सा हराम। या बेटियों के हाथ में मोबाइल देना चाहिए या नहीं। समझ गया जी। एक और दिलचस्प मुद्दे पर लेखक आते हैं, इजराइल के बाइकॉट पर। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। कहते हैं कि बाइकॉट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन बाइकॉट असरदार तभी होता है जब आपके पास उसका कोई विकल्प हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेखक पूछते हैं कि आप इजरायली टेक्नोलॉजी, दवाएं या सॉफ्टवेयर का बाइकॉट कैसे करेंगे जब आपके पास खुद की वैसी लैब, रिसर्च सेंटर या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ही नहीं है। उनकी एक लाइन बहुत तीखी है, वी कांट बॉयकॉट व्हाट वी कांट बिल्ड। यानी जो चीज हम खुद बना नहीं सकते उसका बहिष्कार कैसे करेंगे। बिल्कुल। वो पूछते हैं कि पिछले 50 सालों में मुस्लिम दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी बनी जिनका नाम दुनिया के टॉप संस्थानों में आता हो। ये तो बड़ा सवाल है। क्या कोई मदरसा ऐसा है जहां बच्चा इस्लामी कानून, फिक्र के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ता हो? मस्जिदें बनाना बेशक नेकी का काम है, लेकिन क्या उनके साथ एक साइंस लैब बनाना बेहतर नहीं होता? ताकि दीन और दुनिया में टकराव नहीं, तालमेल बने। हाँ बिल्कुल। लेखक का मानना है कि जब पश्चिम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक खोजों का दौर आया तो मुस्लिम समाज उन्हें अपनाने में हिचकिचाया, देर कर दी। हाँ, वो कहते हैं कि जब यूरोप साइंस की तेज रफ्तार ट्रेन पर चढ़कर आगे निकल रहा था, तब हम अपने शानदार अतीत की यादों में ही खोए रहे। यहाँ तक कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उससे भी अपनाने से डरे कि कहीं कुरान छपने से उसकी बेहुरमती ना हो जाए। हाँ, इस सोच ने लेखक के मुताबिक ज्ञान को फैलने से रोका। तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि मजहब ही रुकावट है? नहीं, लेखक ये साफ करते हैं कि सुधार का मतलब मजहब छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे वक्त के हिसाब से और बेहतर तरीके से समझना है। अच्छा। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, सोचने की ताकत दी है, तो क्या उसका इस्तेमाल न करना नाशुक्रापन नहीं है? लेखक यही सवाल बार बार उठाते हैं कि हम अपने पिछड़ेपन के लिए सिर्फ बाहरी ताकतों, अमेरिका, इजराइल, यहूदियों को कब तक कोसते रहेंगे? हाँ, क्या इसमें हमारी अपनी सुस्ती, हमारी बंद सोच और हर नई बात या सवाल को फितना कहकर टाल देने की हमारी आदत का कोई रोल नहीं है? और अब बात उस पहलू की तरफ आती है जिसे लेखक शायद सबसे ज्यादा जोर देकर उठाते हैं। हाँ, और जो शायद सबसे ज्यादा बहस तलब भी है, पसमानदा मुसलमानों का सवाल। जी, ये उनके लेख का बहुत अहम हिस्सा है। लेखक जो खुद को पसमानदा बुद्धिजीवी कहते हैं, मुस्लिम समाज के अंदर मौजूद ऊंच नीच, जात पात और अशराफ लीडरशिप पर बहुत सख्त टिप्पणी करते हैं। हाँ, उनका कहना है कि पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों की असली समस्याएं जैसे पढ़ाई लिखाई की कमी, बेरोजगारी, समाज में भेदभाव, इन पर अशराफ लीडरशिप अक्सर ध्यान नहीं देती या टाल देती है। हाँ, या उन्हें पूरी उम्मत का मसला कहकर टाल देती है। लेकिन जब किसी सैयद या शेख के बेटे का कोई मसला होता है तो फौरन इस्लाम खतरे में है का शोर मचने लगता है। और अगर कोई पसमानदा मुसलमान अपने हक की बराबरी की बात कर दे तो उसे चुप करा दिया जाता है। फौरन चुप करा जाता है कि अरे फसाद मत फैलाओ, अभी कौम को एक रहने की जरूरत है। लेखक अशराफ लीडरशिप पर सीधा इल्जाम लगाते हैं। क्या इल्जाम है? वो कहते हैं कि सदियों से हुकूमत, जमीन जायदाद, समाज और मजहब की बागडोर उन्हीं के हाथ में रही है, जबकि पसमानदा लोग मेहनत मजदूरी करते आए हैं। कपड़े बुनना, रिक्शा चलाना, खेत में काम करना, पत्थर तोड़ना। लेकिन जब पिछड़ेपन की जिम्मेदारी की बात आती है तो सवाल पसमानदा से पूछा जाता है कि भाई तुमने पिछले 50-70 साल में क्या किया? अच्छा। लेखक पलटकर पूछते हैं, जनाब हुकूमत तो आपके हाथ में थी सदियों से, हम तो एक तरह से आपकी रैयत थे, तो अब आप बताइए कि आपने क्या किया? हाँ, ये तो सीधा सवाल है। हम आज इस हाल में क्यों हैं? आजादी के बाद भी मुस्लिम पहचान के नाम पर फायदे आपने उठाए और जवाब हमसे मांगा जा रहा है। लेखक मानते हैं कि अशराफ लीडरशिप अक्सर जज्बाती नारों का सहारा लेती है, जैसे खिलाफत वापस लाने का सपना दिखाना या अलग-सा मस्जिद के लिए आंसू बहाना, लेकिन जमीनी मुद्दों पर। लेकिन जब पसमानदा बच्चों की स्कूल फीस का सवाल आता है या उनकी जमीन का कोई मसला उठता है तो यही लीडरशिप चुप हो जाती है। दिखाकर सरकार से मदद या ग्रांट तो ले आते हैं, पर ताकत और फैसले लेने का हक अपने ही पास रखते हैं। लेख के आखिर में लेखक पसमानदा समाज की तरफ से जैसे एक ऐलान करते हैं। क्या ऐलान है? वो कहते हैं कि अब सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, अब हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब? हाँ, पसमानदा मुसलमान अब अपनी जमीन, अपने रोजगार, अपनी इज्जत और बराबरी की बात करेगा। वो अशराफ लीडरशिप से जवाबदेही मांगेगा और अपने हक के लिए एक नया कोड लिखेगा। नया कोड? हाँ, ऐसा कोड जिसमें बराबरी का पासवर्ड भी हो और हिसाब किताब का लॉगिन भी। वाह, ये तो बहुत दमदार बात कही है। तो अब्दुल्ला मंसूर का ये लेख वाकई कई गहरे और जरूरी सवाल उठाता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ यहूदी समुदाय की तरक्की का विश्लेषण नहीं है,
बल्कि ये मुस्लिम समाज और खासकर पसमानदा तबके के पिछड़ेपन के लिए बाहरी साजिशों से कहीं ज्यादा अंदरूनी वजहों को जिम्मेदार ठहराता है। हाँ, अंदरूनी वजह। और इन अंदरूनी वजून शामिल हैं तालीम के प्रति हमारा नजरिया, सवाल पूछने और आलोचना सुनने की हिम्मत का न होना, इतिहास की गलतियों से न सीखना, और सबसे बढ़कर खुद मुस्लिम समाज के अंदर मौजूद गैर बराबरी और अशरफ पसमानदा के बीच की गहरी खाई। हाँ, इस पूरे लेख का निचोड़ यही लगता है कि बाहर की दुनिया पर इल्जाम लगाने या साजिशों का रोना रोने के बजाय मुस्लिम समाज को बहुत ईमानदारी से अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तालीम, साइंस और तर्क को गले लगाने की जरूरत है। सवाल पूछने की हिम्मत और अलग विचारों को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करने की जरूरत है। जी हाँ। और सबसे अहम, समाज के अंदर बराबरी और इंसाफ लाने की जरूरत है, जिसमें पसमानदा की आवाज को सुनना और उन्हें लीडरशिप में बराबर का हक देना शामिल है। ये लेख यकीनन एक बड़ी बहस की शुरुआत करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी समाज अपनी रवायतों और मजहबी पहचान को मॉडर्न जमाने, साइंस की तरक्की और समाज के अंदरूनी इंसाफ के साथ तालमेल कैसे बिठा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है सबके लिए। क्या किसी समाज की तरक्की के लिए सिर्फ बाहरी दुनिया की चुनौतियों से निपटना ही काफी है, या फिर पहले अपने घर के अंदर की कमियों, नाइंसाफियों और गलत सोच को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है? इस पर आप भी जरूर सोचेगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ। जी जरूर।